हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। और आज हम लोगों की क्लासेस जो सीए फाउंडेशन के लिए होने वाली है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे अकाउंटेंसी के लिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। तो आज हम लोग इन्वेंट्री के बारे में सीखने वाले हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस तरह से होता है, स्टॉक को हम लोगों को वैल्यू कैसे करना है, स्टॉक होता क्या है, और बहुत सारी चीज डिटेल हम लोग ये सब चीज सीखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखना बच्चों कि आपको यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है कि एक एक चीज आप डिटेल में सीखोगे और हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करेंगे कैसे उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि हमारे लिए इन्वेंट्री होती क्या है, राइट। इन्वेंट्री क्या है, देखिए पहले ये हम लोग बात करते हैं। देखो, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट। इन्वेंट्री को हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। जो भी स्टॉक आपके पास एंड ऑफ द ईयर बच जाता है बच्चों, उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। आप लोगों ने 11 में फाइनल अकाउंट किया होगा जहां पे हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया था, राइट। क्यों हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर में दिखाया था? क्योंकि वो हमारा स्टॉक है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारे पास जो भी हमने रॉ मटेरियल्स यूज करा था वो हमने करने के बाद जो भी एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक बच जाते हैं वो हमारे लिए एसेट ट्रीट होता है। इसीलिए हमने कहा कि इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। बट एसेट्स कौन कौन सी इन्वेंट्री, कौन कौन से वो रॉ मटेरियल हैं या कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसे हम एसेट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो सारे रॉ मटेरियल या गुड्स हमारे लिए एसेट्स हैं जिसे हमने रखा है फॉर ऑर्डिनरी सेल इन द बिजनेस। मतलब ये कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों एक बॉटल है जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपने उसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट काम कर लिया है। अब ये बॉटल जो है आपका, ये पूरी तरह से रेडी टू सेल इन द मार्केट है, राइट। तो जब आपने इसे रेडी कर लिया है एंड कैन बी सोल्ड एनी टाइम, बट इस साल आपके वो जो स्टॉक्स हैं जो कंप्लीट फॉर्म में हैं, अगर वो सेल नहीं हुए हैं बट एंड ऑफ द ईयर अगर आपके पास वो भी पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और जिसे हम लोग फिनिश गुड्स के नाम से जानते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब क्या हुआ बच्चा? जब आपने इसका लेबलिंग कर दिया, इसके ऊपर जो भी इसके अंदर में डालना था लिक्विड, जो भी पानी हो या एनीथिंग, जूस हो, व्हाटएवर प्रोडक्ट ये आपका था, जब ये आपने इसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, अगर आपने इसे कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा फिनिश गुड्स कहलाता है, राइट। और ये भी हमारे लिए एसेट है क्योंकि आज नहीं तो कल हमने इसको बेचना है और बेच के उसके थ्रू वी आर गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू, राइट। सेकेंड चीज हमारा होता है कि एनी गुड्स विच कैन बी हेल्ड इन द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐसे कोई भी गुड्स आपने रखे हुए हैं बिजनेस में जिसे आप यूज करोगे प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, उन सब को हम लोग बोलेंगे क्या? रॉ मटेरियल। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? रॉ मटेरियल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ये बॉटल बना रहे हो, राइट। अगर आप ये बॉटल बना रहे हो तो बॉटल बनाने के लिए बेटा आपको क्या लगेगा? इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। रॉ मटेरियल लगेगा, कलर्स लगेगा, जो भी चीजें यहाँ पे लगती हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। और जब आप इसे कंप्लीट फॉर्म में इसको रेडी कर देते हो तो ये फिनिश गुड्स बन जाता है। बट जब तक आप इसको बनाए नहीं हो, जो रॉ मटेरियल फॉर्म में रहेगा जिसको आपने कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जिसे हम जो भी गुड्स को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? रॉ मटेरियल, राइट। ये भी हमारे लिए इन्वेंट्री है एंड ऑफ द ईयर अगर वो अनयूज पड़ा हुआ है तो। थर्ड केस हमारा होता है फॉर द कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोई भी ऐसा पार्ट, स्पेयर पार्ट्स हो, लूज टूल हो, जिसे आप यूज करने वाले हो प्रोडक्शन प्रोसेस में ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो बच्चा कि आपके पास कार का बिजनेस है, राइट। आप कार बनाने में काम करते हो, राइट। आप कार बनाते हो। अब कार बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस में लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार के लिए आपको इंजन का जरूरत है, राइट। तो इंजन आपको क्या होता है कि कार में हमेशा यूज करने के लिए, नए नए कार बनाओगे तो आपको इंजन बनाना होगा। तो लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि जैसे मान लीजिए एक कार बनेगी, हम एक इंजन ला के रखेंगे, फिर दूसरे बनेगी दूसरा इंजन ला के रखेंगे, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं कि कार हमारे पास रेडी करनी है तो हम लोग बहुत सारे इंजन, स्पेयर
में रखते हैं, ताकि अगर मान लो टेस्टिंग के टाइम में कोई इंजन फेल हो जाता है तो देन वी कैन ट्राई विद अनदर इंजन। तो ऐसे जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास बिजनेस में पड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फॉर कंजम्पशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसे हम लोग लूज टूल स्पेयर पार्ट्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा कि हम लोग इसे एसेट्स क्यों बोलते हैं बच्चों। नाउ अब आते हैं इन्वेंट्री को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है अंडर द 4 हेड, राइट। अभी हम लोगों ने जो बात की उसी को हमने क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए ये भी हमारी इन्वेंट्री है, बट एक को हम लोग बोल रहे हैं फिनिश गुड्स और दूसरी को बोल रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड, राइट। लेकिन ये दोनों ही हमारे कंप्लीट फॉर्म में है बेटा। यहां का इसका मतलब ये है, ये जो गुड्स है रेडी गुड्स है। रेडी गुड्स मतलब कि आप इसको बेच सकते हो मार्केट में, राइट। आपके फिनिश फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन इनको दो नाम से हमने कहा है, फिनिश गुड्स और दूसरा हमने कहा है स्टॉक इन ट्रेड। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए फिनिश गुड्स का मतलब और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो आपके पास फैक्ट्री है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, राइट। आप पहले क्या करते हो, आप अपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाते हो और रॉ मटेरियल में इसके ऊपर काम करते हो, राइट। आपके इसके ऊपर प्रोडक्शंस करते हो और प्रोडक्शन करने के बाद अब ये गुड्स जो है आपका कंप्लीट फॉर्म में है, जैसे फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो गया, राइट। आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के ऊपर आपने प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर वर्कआउट किया और जब वो कंप्लीट फॉर्म में हो गया, गुड्स के फॉर्म में हो गया, रेडी टू सेल हो गया, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फिनिश गुड्स, राइट। यहां पे क्योंकि फिनिश गुड्स को हमारे फैक्ट्री में खुद हम प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फिनिश गुड्स। नाउ सेकंड आता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड तब क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है, मान लो आपका ये बिजनेस है, राइट। आपने क्या किया बच्चों, एक दूसरे बिजनेस से, किसी दूसरे बिजनेस से आपने रेडीमेड गुड्स खरीदा, रेडी गुड्स खरीदा, राइट। आपने इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, आप इसके ऊपर कोई और काम करने वाले नहीं हो, आप रेडी गुड्स खरीद रहे हो और रेडी गुड्स को ही आप सेल कर दे रहे हो, राइट। जैसा गुड्स आपने खरीदा वैसे ही आपने गुड्स को मार्केट में बेच दिया, मतलब आपने इसके ऊपर कुछ वर्क नहीं करा, आप अपना प्रॉफिट रखोगे एंड यू आर गोइंग टू सेल द रेडी गुड्स, जैसा आपने खरीदा था वैसे ही गुड्स आप मार्केट में बेच दे रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पास रखे हुए हैं एंड ऑफ द ईयर, जो अभी बेचे नहीं गए हैं और वो आपको बेचने के लिए रखा हुआ है आपने। जैसे आपने मार्केट से खरीदा था रेडी फॉर्म में आप जाके बेचोगे उसे, लेकिन ये भी फिनिश गुड्स ही है, बट ये फिनिश गुड्स है लेकिन आपने इसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करा है, तो ऐसे स्टॉक को हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है क्या बच्चों, ऐसा कोई भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जो अभी पूरी रॉ मटेरियल फॉर्म में भी नहीं है लेकिन पूरे कंप्लीट फॉर्म में भी नहीं है, राइट। तो जब ऐसा कोई स्टॉक आपके कंपनी में पड़ा हो, फैक्ट्री में पड़ा हो, जिसके ऊपर आपने कुछ तो काम कर दिया है, कुछ अभी काम करना है, तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ऐसा समझ में नहीं, ऐसा एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो एक ग्रूम है, राइट। ग्रूम है, ग्रूम की हम लोगों ने क्या किया, शादी की बात कर रही है, शादी की बात हम लोगों ने की, राइट। लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, अभी उसकी हल्दी हो गई है, हल्दी हो गई है, इसके ऊपर सारे काम हो गए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ग्रूम जो है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ जब तक कि वो सेल ना हो जाए। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है तब तक जब तक बेचारा वो घोड़ी पे या घोड़े पे ना चढ़ जाए, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या मतलब होता है कि जो भी स्टॉक हमने खरीदा है, गुड्स खरीदा है, जिसे हम यूज करने वाले हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर में, जिसको हमने पूरी तरह से यूज करना है और उसे कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, उसको यूज करके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तीसरा आता है हमारा कंज्यूमेबल स्टोर्स और स्पेयर पार्ट लूज टूल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी आपके पास प्रोडक्शन आप करते हो तो बहुत सारे बोल सकते हो कि स्पेयर पार्ट, बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स आप अपने बिजनेस में होल्ड करके रखते हो ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो बार बार आपको खरीदना ना पड़े, आप उसको यूज करोगे। तो हर एक बिजनेस में ये हमें मेंटेन करना पड़ता है, राइट। ये हो गया आपका कंज्यूमेबल स्टोर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और अगर मैं फास्ट जा रहा हूं या इफ आई एम गोइंग फास्ट तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आगे
थोड़ा सी और स्लो जाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हमारे इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्री को भी किस तरह से हम लोगों ने क्लासिफाइड करा है, इसको हम लोग को जानने की जरूरत है। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए इन्वेंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अभी हम लोगों ने कहा ना कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करा है, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो होता है जो गुड्स को, रॉ मटेरियल को खरीदता है, अपने फैक्ट्री के अंदर में उसके ऊपर वर्क करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसे वो कन्वर्ट करता है एक गुड्स के फॉर्म में, एक रेडी गुड्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर उसे कहते हैं। ट्रेडर्स कौन होता है बच्चों? ट्रेडर वो होता है जो कोई ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर वो बिजनेस करता है और वो रेडी गुड्स मार्केट से खरीदता है एंड एज इट इज उसे दूसरे अपने कस्टमर्स को सेल करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, देखो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो रॉ मटेरियल्स को खरीदता है, उसको अपने फैक्ट्री में प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसे कन्वर्ट कर देता है गुड्स के फॉर्म में, उसे हम लोग मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, राइट। अब देखिए मैन्युफैक्चरर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या इन्वेंटरीज में हम लोग लेते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, रॉ मटेरियल हम लोग सबसे पहले लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन। जो भी गुड्स आपने खरीदा है या जो भी गुड्स आपके पास हैं अवेलेबल, जिसे आप यूज करने वाले हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई जूट बैग बनाते हो, राइट, आपको कोई जूट बैग बनाना, बच्चों ध्यान दो, अगर आपको जूट बैग बनाना है तो बैग बनाने के लिए अगर आपको बैग चाहिए तो बैग रेडी करने के लिए आपको पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? जूट की पड़ती है। और जूट को हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री में यूज करके, प्रोसेसिंग करके, उसके पर काम करके इसे कन्वर्ट कर देते हैं बैग में, जिसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो जूट हमारे लिए क्या है बच्चों? यहाँ पे रॉ मटेरियल है। तो गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे गुड्स क्या है? जूट है। और इसे हम लोग प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, राइट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। दूसरी चीज आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स हेल्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। का मतलब क्या है बच्चा? कि अभी भी गुड्स जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक कार का बिजनेस करते हो, प्रोडक्शन करते हो, आपका कार की फैक्ट्री है, राइट। आपने क्या किया बेटा? इस तरह से आपने कार बनाया। अभी देखो इस तरह से आपने बना दिया, बॉडी आपकी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, लेकिन क्या आप सिर्फ बॉडी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। और आपको इसके ऊपर बहुत सारे काम करने होंगे। आपको यहाँ पे इंजन लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसके सीट्स लगाने पड़ेंगे, उसके हैंडल आई मीन से स्टीयरिंग लगानी होगी, बहुत सारे इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट ना हो तो इसको हम लोग किस फॉर्म में रख रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में रख रहे हैं। तो मान लीजिए एंड ऑफ द ईयर, जो आपकी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रही है, उस पीरियड तक जितने भी गुड्स या प्रोडक्ट आपके अनफिनिश्ड है, फिनिश नहीं है, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, राइट। तीसरा हमने कहा स्पेयर पार्ट्स। इसके बारे में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं फिनिश गुड्स, राइट। गुड्स हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, देखो बच्चों, आपने जूट बैग बनाना चालू किया, तो जब आपका जूट बैग रेडी हो जाएगा, मान लो ये जूट बैग है, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है सो डोंट माइंड। तो जूट बैग यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। तो जब ये जूट बैग आपका रेडी हो गया बट अभी भी ये मार्केट में बिका नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एंड ऑफ द ईयर ये स्टॉक आपके बिजनेस में पड़े हुए रहेंगे, राइट। तो ये भी आपके लिए स्टॉक जो है वो एसेट्स की तरह ट्रीट होंगे और इन्हें हम लोग बोलते हैं गुड्स हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आप नॉर्मल बिजनेस करते हो उसमें आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहोगे और जो बेचने के लिए रेडीमेड पड़े हुए हैं आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में या बिजनेस के अंदर में, एंड ऑफ द ईयर उसे हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड।
अब देखो लास्ट आता है, यहाँ पे आता है बेटा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या मतलब है? अब देखो कोई भी प्रोडक्ट बेटा आपको अगर बेचना है तो क्या आप जैसे प्रोड्यूस करते हो उसी तरह मार्केट में बेच सकते हो? नहीं। जैसे एग्जांपल समझो कि आज तुम्हारी शादी हो रही है, राइट? तो पहले तुम क्या करते हो? पहले जब तुम्हारी शादी होती है तो मतलब इस तरह से तुम पड़े हो ना, 2-3 दिन नहाया नहीं, राइट? इस तरह से रहोगे, राइट? तुमने नहाया नहीं, ऐसे पड़े हो, राइट? क्योंकि आप इस तरह से तो शादी करने जाओगे नहीं। तो आप क्या करोगे? जिस दिन आपकी शादी होने वाली होगी उस दिन देखो आप अच्छे से क्या करोगे? हेयर स्टाइल करोगे, राइट? पूरे अच्छे से तैयार होगे ताकि आप अच्छे दिखने में लगो, और फिर आप कोट पैंट पहनोगे, राइट? यू विल बी लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन। क्योंकि देखिए आप के अंदर में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट? तो हमारी लाइफ में भी आप बगैर देखो, जब तक आपकी शादी नहीं हो रही आप इस तरह रह रहे हो, लेकिन जब आप शादी करने जा रहे हो तो देखो अपने आप को किस तरह चेंज करके जा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कहीं पर किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी आप अपने खुद को कहीं पर रखते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसे आपको और बेटर लुक देना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए देखो हम लोग यहाँ पे क्या है, जैसे तैसे रहोगे, लेकिन जैसे जिस दिन आपकी शादी आप बहुत तैयार होके रेडी होके जाओगे ताकि भैया कि हम जाएं तो सब लोग मुझे ही देखें, राइट? यू विल बी थिंकिंग लाइक दैट। तो इन द सेम वे आप जब पैकिंग मटेरियल जो होते हैं ये यूज करते हैं गुड्स को और खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जब वो कस्टमर देखे तो उसको काफी अपीलिंग हो, ताकि वो काफी अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। तो इसीलिए पैकिंग मटेरियल भी हमारे पास, उसको पैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मटेरियल रखे होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द पैकेजिंग पर्पस, राइट? तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल, राइट? और ये भी हमारे लिए इन्वेंट्री है, इसीलिए इसे ये भी हमारा एसेस होता है, एंड ऑफ द ईयर हमारे पास पड़े हुए हैं। आई होप समझ में आ गई नहीं है? अब लास्ट पार्ट में आते हैं बेटा स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट मैंने कहा था ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कार का इंजन आपके पास पड़ा हुआ है, राइट? आप कार का इंजन है, या फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर बनाते हो, राइट? तो प्रिंटर बनाते हो तो आपके पास कार्ट्रिज बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी आप प्रिंटर प्रिंट बनाओगे तो प्रिंटर में कार्ट्रिज लगेगा, उसके बगैर तो आप बेच नहीं सकते, राइट? तो आपको बहुत सारे स्पेयर्स में बहुत सारे कार्ट्रिज रखे रहने होंगे, जो ताकि आपको प्रोडक्शन के समय में इसको यूज कर सको, राइट? तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं। अब ये स्पेयर पार्ट्स को हमें किस तरह से ट्रीट करना है ये हमको देखना है। अब देखो बच्चों, अगर आपका स्पेयर पार्ट है, आपके पास 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए बिजनेस में रहने वाला है, मतलब अगर आप स्पेयर पार्ट्स को 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करने वाले हो अपने बिजनेस में, तो उसे हम फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि इंजन केप्ट बाय द एयरलाइन, एयरलाइंस क्या करती है, एयरलाइंस कंपनी जो होती है उनके पास क्या होता है, कुछ स्पेयर्स में इंजन रखने पड़ते हैं कि अचानक अगर कोई इंजन वर्किंग करना खराब हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, तो उनकी एयरलाइंस पूरी बंद हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, कुछ इंजन को अपने स्पेयर्स में रखते हैं ताकि आने वाले टाइम अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे रिप्लेस किया जा सके, राइट? तो देखो ये आप तो ऑब्वियसली आपको मालूम है बच्चा कि एक दिन में तो खराब नहीं होने वाला है, तो ये आपके पास सालों साल पड़े होते हैं, तो इसको आप होल्ड करते हो मोर देन 12 मंथ, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं फिक्स एसेट की तरह। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड एंड आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड आता है, अगर आप किसी भी स्पेयर पार्ट को 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हो, मतलब वो ऐसे पार्ट्स हैं जो 12 महीने के अंदर में आपके मैक्सिमम टाइम में यूज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग इन्वेंट्री में लेते हैं। जैसे कि स्टॉक्स ऑफ पेन बोल सकते हो, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, राइट? तो हमें पेन की जरूरत पड़ती है बच्चों, तो क्या हम पेन हमारे पास अगर है तो क्या 12 महीने के बाद तो यूज नहीं करेंगे? पेन हर 2 महीने, 1 दिन में, 2 दिन में खराब हो जाती है, राइट? तो ये खत्म हो जाती है, तो हमें बार बार पेन को चेंज करना पड़ता है, राइट? तो ऐसे स्टॉक्स हमारे पास पड़े हैं जिसका यूज हम 12 महीने के अंदर में कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री में लिए जाते हैं। आई होप बच्चों एवरीबडी अंडरस्टूड, सिंपल वे में समझ में आ गया है सबको यहां तक? तो चलिए, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं बच्चा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आया। अभी तक तो हमने समझा इन्वेंट्री होता क्या है, कितने टाइप्स के इन्वेंट्रीज होते हैं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट? अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया था शायद, सो लेट मी गेट बैक टू यू। जैसे मैंने कहा था ट्रेडर्स के पास जो स्टॉक है, राइट? जैसे कि यहां पे देखो दिया हुआ है ट्रेडर गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड।
ट्रेडेड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उसके पास कोई भी ऐसा स्टॉक पड़ा है जो आगे बेचने के लिए उसने होल्ड करके रखा है, वो ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, इन्वेंट्री होता है। गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रेडीमेड प्रोडक्ट ब्रॉट एंड सोल्ड एज इट इज। मतलब मैंने अभी पहले ही कहा ना बच्चों, ट्रेडेड गुड्स क्या होता है, जो गुड्स आप मार्केट से जैसे खरीदते हो आप उसी तरह प्रोडक्ट को बेचते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडेड गुड्स बोलते हैं या स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। और जो इस बिजनेस को कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब तो हमने सीख लिया कि इन्वेंट्री होता क्या है, स्टॉक इन्वेंट्री को हम लोग क्यों एसेस लेते हैं, ये हम लोगों ने सीखा, राइट। और अब हमको सीखना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि आप एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो स्टॉक पड़े हैं आप उसको किस वैल्यू में उसको रिकॉर्ड करोगे, राइट, ये भी बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रिफर टू डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच द इन्वेंटरीज आर कैरीड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, रिफर टू डिटरमाइनिंग द वैल्यू, मतलब हमें उस वैल्यू को डिटरमाइन करना है, जो भी स्टॉक आपके पास पड़े हुए हैं उनके स्टॉक के वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ताकि आगे जाके उस इन्वेंट्री को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस वैल्यू में रिकॉर्ड कर सके। जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते हो बच्चों, तो फाइनल अकाउंट में आप बनाते हो तो याद करो, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आप जाते हो तो बैलेंस शीट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो और ट्रेडिंग बनाते हो। तो ट्रेडिंग जब आप बनाते हो तो यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखते हो, राइट, और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट इसका देना पड़ेगा ना, कि इसका वैल्यू क्या है एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू लेना है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सके ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है बिजनेस के लिए, राइट। तो उसे हम किस तरह उसके अंदर में रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हमारा इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे किया जाएगा वो यहां पे हम लोग जानेंगे। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दो वैल्यू में लिया जाता है, आइदर हम उसे कॉस्ट में लेते हैं और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में लेते हैं, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इसका मतलब है बेटा कि हमको ये देखना है कि जब हम स्टॉक को वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट वैल्यू में लेना है, मतलब जितने में आपने रॉ मटेरियल को खरीदा था, बाई करते वक्त आपको जो प्राइस पड़े थे उसमें वैल्यू करोगे एंड ऑफ द ईयर, उस प्राइस में वैल्यू करोगे, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब ये हुआ कि आप अगर 31 मार्च 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हो अपने स्टॉक को, तो उस डेट में किस वैल्यू में लोगे, उस समय में उसका क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसे लोगे। मतलब अगर आप उस समय उसको बेचते हो, आप उसको बेचने के बाद उस पीरियड में जो भी प्राइस रियलाइज होने के चांसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इन दोनों में जो कम होता है उसे हम लोग क्या लेते हैं, स्टॉक का वैल्यू, विच एवर इज लेस। समझ में है कि नहीं है। अब एक चीज और याद रखना, प्रूडेंस और कन्वर्सेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी एंटिसिपेटेड इनकम या एंटिसिपेटेड लॉसेस में क्या होता है कि एंटिसिपेटेड, कभी भी जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें प्रूडेंस और कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि कभी भी किसी भी एंटिसिपेटेड इनकम को, आप कभी भी एंटिसिपेटेड इनकम को नहीं ले सकते, कि आपको लगता है कि आने वाला समय में मुझे इतने में बिकेगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, इतने में मैं सेल करूंगा, उसको आप कभी भी अज्यूम नहीं करोगे, राइट। कभी भी आप अजम्पशन पे प्रॉफिट नहीं लोगे, राइट। लॉसेस के टाइम में बोला गया एंटिसिपेटेड लॉसेस कैन बी टेकन, आप लॉस को अज्यूम कर सकते हो बट कभी भी आप इनकम को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। यही हमारा प्रूडेंस कन्वर्सेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों यहां तक। तो हमें यह देखा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन हमें दो तरह से करना है, आइदर कॉस्ट में करना है और एनआरवी में करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, दोनों में जो सबसे कम होगा उसी में हमें लेना है। अंडरस्टूड यहां तक, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब देखो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी हम लोग जानते हैं। थोड़ा देखो, आप सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो बेटा। देखो, आपने जो 11 में पढ़ा
और फाउंडेशन के लिए जो प्रिपेयर करोगे, दोनों में डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। हम लोग 11-12 में जो करते थे, या आपने जो करा होगा, 11-12 में बच्चों को कभी कभी ना उतना डिटेल में नहीं जाना होता। क्यों नहीं जाना होता? क्योंकि उनको सिलेबस के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है 11-12 के टीचर उतने ही पढ़ाते हैं। और बच्चों को भी, आजकल के बच्चे भी, तो तुम लोग मोबाइल में इतने ज्यादा डाइवर्टेड हो कि तुमको एक्स्ट्रा दिया जाए तो फिर तुम सोने लगोगे क्लास में। तो टीचर्स भी तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में तुम लोगों को तो क्लास में 2 घंटा बैठाया जाए तो तुम्हें रील्स याद आने लगती है, राइट? तो इसलिए टीचर्स भी जानता है कि बदमाश है लोग, ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए क्या होता है ना, उस समय में उतनी जरूरत नहीं होती, तो थोड़ा सा टीचर उतने डीप में नहीं जाता। बट जब आप फाउंडेशन दे रहे हो, सीए दे रहे हो, तो आपको हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली और बहुत डिटेल में सीखनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, जो आपको आगे जाके सीए मॉड्यूल में भी मिलेगा, और जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें यूज आने वाले हैं। आई अंडरस्टूड? ओके, कुछ ग्लिच आ गया बच्चा, वेट अ सेकेंड, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। यस, some issue has come, let's see what is there. Okay, I hope यहां तक समझ में आया होगा सबको। क्या तो वेलकम, वी आर बैक नाउ। चलो, टेक्नोलॉजी भी खेल खेल रही है, सो लग रहा है उन्हें कि तुम लोग बोर हो रहे हो। बोर नहीं होना, बिकॉज बहुत सारी चीज हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सीखेंगे, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वहां पे करने में काम आएगा, इसलिए हर एक चीज को डिटेल में जानना है। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बेटा देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट इनकम। अच्छा बच्चों, मैं चाह रहा हूं कि आज जो हम लोगों ने सीखा है, आज इसको मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मैंने आज जो पढ़ाया है आप उसी के ऊपर फोकस करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना? बाय द टाइम फर्स्ट क्लास था इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, और ज्यादा नहीं जा रहा हूं, वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। आप लोग पहले इसको पढ़ लो एक बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे और इसके आगे जाएंगे। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड हियर। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम फेस आई हो बच्चों, जहां तक हम लोगों ने किया है, गिव योर जेन्युइन फीडबैक एंड डेफिनेटली आई वर्क ऑन दैट। ओके, थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय फॉर दैट। ओके, सी यू बच्चा नेक्स्ट क्लास।